तो ब्रॉथल से लड़कियों को जो रेस्क्यू कराते थे तो वही अपने आप में रुला देने वाली घटना होती थी। जब वो लड़कियों को हम देखते थे इतनी अनहाइजीनिक कंडीशंस में, उनसे जिस मिजरेबल कंडीशंस में उनको रख के उनसे काम कराया जाता था, वो आती थी तो आके बहुत बुरी तरह चिपट जाती थी मुझे और इतना रोती थी कि हमें दोबारा मतलब वहाँ ना भेजा जाए किसी भी तरीके से। कई लड़कियाँ तो जब जिनको तय खाने से रेस्क्यू कराया वो उनको इतनी बुरी तरह रोती थी कि भी उनको लगता नहीं था। नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आंचल पांडे। आप सब ने फिल्मों में लेडी सिंघम को देखा होगा, मर्दानी भी आप सब ने देखी होगी। बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स पर आए दिन फिल्में बनती रहती हैं, लेकिन आज हमारे साथ असल ज़िंदगी की लेडी सिंघम उर्फ मर्दानी मौजूद हैं, जिनकी कहानी सुनकर आप सब अवाक हो जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज दिल्ली की एसीपी सुरिंदरजीत कौर। मैम, आपका इन खबर में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया, नमस्कार सभी को मेरा बहुत। तो मैम, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि जैसे आप पुलिस ऑफिसर, पुलिस की लाइन में आने से पहले आप 250 रुपये की नौकरी करती थी, तो आप वो 250 रुपये कमाती थी। उसके बाद आपने कैसे सोचा कि आप पुलिस में आएंगी, मतलब पुलिस में उसके बाद आप कैसे आई? मैम, 250 रुपये की नौकरी जो मुझे करनी पड़ी वो पुलिस में आने के लिए ही करनी पड़ी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते नहीं थे कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करूं और आगे पढ़ाना ही नहीं चाहते थे 12th के बाद। जैसे बड़ी सिस्टर की 11वीं के बाद उन्होंने शादी कर दी थी हायर सेकेंडरी के बाद, ऐसे वो मेरी भी शादी कर देना चाहते थे, लेकिन मेरे मन में था कि मुझे पुलिस जॉब में जाना है। इस वजह से मैंने उनको कहा कि मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगी, मैं आपको स्टडी के लिए आपको से कोई भी डिमांड नहीं करूँगी, मैं खुद अपना मैनेज करूँगी। तो मैंने 250 रुपये की स्कूल में एक नौकरी की, जिससे मैं अपनी बुक्स वगैरह और अपने सारे जो भी चीज़ें थी वो मैनेज कर पाई। और साथ साथ मैं घर में जैसे लिफाफे बनाने का काम करती थी, बहुत सारा सिलाई कढ़ाई बुनाई, जिससे थोड़े थोड़े पैसे मिलते थे तो उनको जोड़ के मैं अपनी बुक्स खरीदती थी और सब चीज़ें करती थी, ताकि मेरी स्टडी जो है वो डिस्टर्ब ना हो। मैं जो मुझे चीज़ें अपनी स्टडी में बुक्स वगैरह की ज़रूरत है, जो भी चीज़ें चाहिए वो मैं सब मैनेज कर पाऊँ। और जो मेरा एम है पुलिस में आने का, क्योंकि उसके लिए ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी था। मैं कांस्टेबल रैंक पर आना नहीं चाहती थी, क्योंकि पापा को देखती थी तो उनकी स्ट्रगल वाली लाइफ में देखती थी कि कांस्टेबल रैंक पर एक बहुत सबसे जूनियर रैंक होता है दिल्ली पुलिस का, तो उसमें इतने ज़्यादा आपको हार्डशिप से गुजरना पड़ता है। तो इसलिए मैं चाहती थी कि मैं ऑफिसर रैंक पर एटलीस्ट आऊँ, तो उसके लिए ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी था। तो वो सब चीज़ें मैं, क्योंकि भूख हड़ताल करनी पड़ी मुझे, पेरेंट्स एडमिशन नहीं दिलवाना चाहते थे, कॉरस्पॉन्डेंस से एडमिशन लेने के लिए भी मुझे भूख हड़ताल करनी पड़ी घर में, और तब जाकर मैंने वो जॉब भी साथ में की और अपनी जो कॉरस्पॉन्डेंस से मैंने ग्रेजुएशन किया, ताकि मैं डिपार्टमेंट में आ सकूं। जैसे आपके पापा भी कांस्टेबल रहे थे, तो वो देखते हैं कि पुलिस में कैसे महिलाओं के साथ व्यवहार किया जाता है, तो आप जब पुलिस लाइन में आई तो आपको वो कौन सी चुनौतियां थी जो देखने को मिली? आपको कभी ऐसा लगा कि पापा सही कहते थे, पुलिस लाइन में नहीं आना चाहिए था? पेरेंट्स का देखिए क्या होता है ना कि हमेशा लड़कियों को लेकर, आज से क्योंकि मैं बात कर रही हूँ, मेरी 37 साल की जॉब हो चुकी है, उस टाइम पर एटमॉस्फेयर इतना अच्छा नहीं था, लड़कियों को घर से कम निकलने दिया जाता था, तो एक इनसिक्योरिटी पेरेंट्स के मन में हमेशा रहती थी। एक ट्रांसपोर्टेशन के साधन नहीं थे इतने, तो ये हमेशा डर रहता था कि लड़की जाएगी तो वापस कैसे आएगी, रात को बस मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसे जाएगी, व्हीकल नहीं है कोई। तो उस चीज़ों को लेकर पेरेंट्स जो थे वो वरीड रहते थे ज़्यादा। फिर क्योंकि दिल्ली पुलिस में उस टाइम पर लेडी कांस्टेबल या जो भी रैंक थे वो बहुत कम थे, ना के बराबर थे, तो उनको ये रहता था कि डे नाइट की जॉब्स हैं, पता नहीं ये रात को वहाँ ड्यूटियाँ करनी पड़ेंगी, कैसे मैनेज करेगी, रात को जागना पड़ता है, कहीं क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए जाना पड़ेगा, कहीं कुछ करना पड़ेगा। तो उन सब चीज़ों को लेके हर एक पेरेंट्स जैसे इनसिक्योर फील करता है अपनी लड़कियों को लेकर, ऐसे ही मेरे फादर भी इनसिक्योर फील करते थे, क्योंकि वो कांस्टेबल रैंक पे थे, उनको जगह जगह रेड्स पर जाना पड़ता था, कभी कहीं जाना पड़ता था। तो उनको लगता था कि जैसे मेरी ड्यूटी है ऐसे ही मेरी बेटी को भी कभी रात को इधर और कभी उधर, कभी डे में भागना पड़ेगा, उनको कोई ट्रांसपोर्टेशन के साधन नहीं होंगे तो कैसे जाएगी, मैनेज कैसे करेगी, किस टाइम घर आएगी, वो सब चीज़ें 24 घंटे की चैलेंजेस रहते हैं, तो उस जॉब को वो कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो आपको कोई चैलेंजेस ऐसे फेस करने पड़े? मैंने, क्योंकि शुरू से ही जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो मैंने दिल्ली पुलिस, क्योंकि मेरी खुद का एम था कि मुझे पुलिस में जाना है, तो उसके लिए क्या है कि हम लोगों को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो इतनी हार्ड ट्रेनिंग सिखाया जाता है, काफ़ी कुछ आपके किस तरीके से अपने हर सब चीज़ों को हैंडल करना है।
तो क्योंकि मैं ऑफिसर रैंक पर आई थी और मैंने सारे व्हीकल्स चलाने सीख लिए थे ट्रेनिंग में ही, और मैंने अपना स्कूटर बाय कर लिया था उस दौरान, तो फिर मुझे कोई इस तरह की दिक्कत नहीं आई कि मुझे डे नाइट में आना है। फिर मैंने ये मानती हूँ कि जब आप पुलिस की जॉब आप ख़ास तौर से करते हैं तो आपको स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्ट्रांग नहीं है, आपको रात को डर लगता है, आपको अंधेरे से डर लगता है, या आपको लगता है कि कहीं पर भी आपके साथ कोई हादसा हो सकता है, तो फिर आप इस जॉब के लिए कैपेबल नहीं है। तो वो चीज़ें मेरे अंदर शुरू से ही डर नहीं था कभी भी, क्योंकि शायद मेरा घर का एटमॉस्फेयर ऐसा था कि फादर को पुलिस में देखती थी, फिर मिसेस बेदी को देखती थी, तो और ज़्यादा इस बात को लेकर आया कि जब एक वो लेडी भी पुलिस में जॉब कर रही हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो मैं भी कर सकती हूँ। चैलेंजेस तो रोज़ लाइफ में आते हैं छोटे मोटे हर तरीके के, लेकिन इंसान वही है जो उन चैलेंजेस को फेस करता हुआ आगे बढ़ता है, और वही चीज़ों को लेकर मैं अपनी मैम जॉब। जैसे कमला नगर में, जब आपकी कमला नगर में पोस्टिंग हुई थी तो कमला मार्केट। कमला मार्केट में, तो वहाँ पोस्टिंग के साथ ही आपने 150 से 200 बच्चियों को छुड़वाया था और चाइल्ड लेबर्स को भी फैक्ट्री से छुड़वाया था। तो आपको उस बात की सूचना कैसे मिली और फिर आपने वहाँ से कैसे उन्हें रेस्क्यू किया? मैम बेसिकली क्या है कि वहाँ ना अलग अलग स्टेट से लड़कियों को लाकर जो है वो ब्रोथल्स पर बेच दिया जाता था, चाहे जैसे आंध्र प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, नेपाल है, और अलग स्टेट्स जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा गरीबी है। लड़कियों को बहला फुसलाकर जो ट्रैफिकर थे वो ले आया करते थे, लाकर ब्रोथल्स पे उनको बेच दिया करते थे। तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स था, या तो किसी NGO के थ्रू मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती थी, या वो लड़कियाँ जो थी वो कस्टमर के थ्रू अपने घर में इन्फॉर्मेशन देती थी कि हम यहाँ पर हमें कैद कर रखा है, तो हम यहाँ पर हैं, तो हमें यहाँ से रेस्क्यू कराया जाए या हमें यहाँ से छुड़वाया जाए। तो वो लड़के जो थे, जो कस्टमर उनके पास जाते थे, जिनको उनको अटेंड करना पड़ता था, वो कस्टमर उनकी हेल्प करने के लिए उनके पेरेंट्स को कई बार फ़ोन कर देते थे, या वो कस्टमर कई बार, क्योंकि मैंने हर एक ब्रॉथल में अपना फ़ोन नंबर लिख कर चिपका रखा था, तो सभी लड़कियों को मैंने बोल रखा था कि अगर किसी को भी लगे कि वो उनसे ज़बरदस्ती कोई काम करवाया जा रहा है तो वो मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकती हैं। तो उन बच्चियों को जैसे पता रहता था तो वो उस नंबर पर कस्टमर के फ़ोन से कई बार फ़ोन कर देती थी, या कस्टमर को कह देती थी कि आप बाहर जाकर मेरे मतलब इस मैम को अगर फ़ोन करेंगे तो ये हमें यहाँ से छुड़वा देगी। या कई मैंने देखा कि लड़के कई बार उनके साथ लव अफेयर में हो जाते थे, तो वो चाहते थे कि वहाँ से उनको रेस्क्यू कराया जाए ताकि वो उस नरक से निकल पाएँ। तो वो फिर इन्फॉर्मेशन हम लोगों को देते थे, वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस होती थी, उनको फिर हम लोग डेवलप करते थे, फिर उसके हिसाब से हम लोग जो है जाकर अलग अलग ब्रॉथल से, क्योंकि काफ़ी सारे ब्रॉथल्स थे, तो उनसे हम रेस्क्यू कराते थे। आपने जब रेस्क्यू किया तो वहाँ पे क्या सारी 18 साल से ऊपर की तो लड़कियाँ होंगी नहीं, बहुत सारी बच्चियाँ भी थी, तो कितनी 14 से लेकर 18 साल की लड़कियों को मैं रेस्क्यू कराती रही हूँ। जितनी भी सारी मैक्सिमम जितनी लड़कियाँ मैंने रेस्क्यू कराई वो सारी माइनर थी, इसलिए उनको, क्योंकि वो उनको ज़बरदस्ती वहाँ पर ला कर रखा हुआ था। कुछ लड़कियाँ ऐसी भी थी जो अपनी मर्जी से इस ट्रेड में थी कि वो बालिग थी और उनकी उम्र भी 25-30 साल, जैसे 25-30-35 साल है। जब शुरू में वो आई होंगी तो वो भी इस तरीके से शायद उनको भी ट्रैफिक करके कम एज में लाया गया होगा, लेकिन एक अपनी उसको नियति मान के उन्होंने फिर जैसे एक्सेप्ट कर लिया तो वो उस प्रोफेशन में रहीं। लेकिन जो माइनर बच्चियां जो रिसेंटली लाई जाती थी, और वो उनको जब पता लगता था कि उनको 10-10 कस्टमर पर डे अटेंड करने पड़ेंगे और उनसे ज़बरदस्ती इस तरीके का काम कराया जाता था जो वो करना नहीं चाहती थी, क्योंकि वहाँ से उनको शादी का झांसा देकर, उनको जॉब का झांसा देकर, उनको दिल्ली घुमाने का झांसा देकर लाया जाता था। लेकिन यहाँ आकर उनको पता लगता था कि उनको एक ब्रॉथल पर बेच दिया गया, जहाँ से कि वो अपने निकल नहीं सकती हैं, वहाँ से उनको निकलने नहीं दिया जाता था, और 10-10 कस्टमर उनको रोज़ के अटेंड करने पड़ते थे। तो उन चीज़ों को लेकर वो लोग कोशिश करते थे, तो मैंने उन सबको रेस्क्यू कराया। बहुत सारे बच्चे थे जो फैक्ट्रियों में काम करते थे, उनको अनहाइजीनिक कंडीशंस में माइनर बच्चों से काम करवाया जाता था, तो उन बच्चों को भी रेस्क्यू कराया था मैंने अपनी पोस्टिंग के दौरान जो है। मैम जैसे आपका 37 साल का आपने बताया आपका करियर रहा है, तो इन सालों में कोई ऐसी घटना रही जिसने आपकी आंखों में आंसू ला दिया हो? कई बार ऐसी खबरें हम देखते हैं जैसे चौंक जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, तो ऐसी कोई घटना? मैम पहली बात तो ब्रॉथल से लड़कियों को जो रेस्क्यू कराते थे तो वही अपने आप में रुला देने वाली घटना होती थी। जब वो लड़कियों को हम देखते थे इतनी अनहाइजीनिक कंडीशंस में, उनसे जिस मिजरेबल कंडीशंस में उनको रख के उनसे काम कराया जाता था, वो आती थी तो आके बहुत बुरी तरह चिपट जाती थी मुझे, और इतना रोती थी कि हमें दोबारा मतलब वहाँ ना भेजा जाए किसी भी तरीके से। कई लड़कियाँ तो जब जिनको तय खाने से रेस्क्यू कराया वो उनको इतनी बुरी तरह रोती थी कि भी उनको लगता नहीं था। कुछ पढ़ी लिखी लड़कियां भी थी जैसे अभी पढ़ाई कर रही थी, और उनको भी लाकर यहाँ बेच दिया गया, तो उनको वो सब एक शॉकिंग थी। वो जितनी भी लड़कियों को रेस्क्यू कराया उनके साथ जो एक एक्सपीरियंस था बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। वो तो हमेशा मुझे पेन देता ही रहा, क्योंकि वो आके लिटरली वो क्राई करती थी, और कई बार तो ये भी रहा कि
उन्होंने जिस जिस स्टेट की वो लड़कियां थी, उन्होंने सबने अपने जहाँ उनके जो भगवान जिनको मानती थी वहाँ की मूर्तियाँ उन्होंने मुझे भेजी कि आपने हमें इस नर्क से मुक्ति दी। और कुछ लड़कियों ने तो अपने घर के मंदिर में जैसे मेरी फ़ोटो लगाई हुई थी वहाँ पर, कि वो चाहती, उनको ये कहती हैं कि आप हमारे लिए भगवान हो कि आपने हमें रेस्क्यू कराया। निर्भया कांड ने मुझे सबसे ज़्यादा जो है एकदम शॉकिंग था वो मेरे लिए जो न्यूज़ थी उसको। उस इंसिडेंट ने सबको, पूरी दिल्ली पुलिस को क्या, पूरे ऑल ओवर इंडिया को हिला दिया था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लॉ भी चेंज हुए और काफ़ी कुछ हुआ। और वो एक एपिसोड ऐसा था कि जिसने, इस तरह का इंसिडेंट मैं चाहती हूँ कि किसी भी ज़िंदगी में कभी किसी औरत के साथ ना हो। उस एपिसोड, वो उस तरह के इंसिडेंट ने सब बिल्कुल शेक करके रख दिया था हम लोगों को भी बहुत बुरी तरह से, कि जो उसके साथ ब्रूटली सारा कुछ हुआ, जो रेप हुआ उसके साथ। और भी बहुत सारे इंसिडेंट तो होते रहते हैं डे नाइट, लेकिन मैम, महिला सुरक्षा को लेकर आपको क्या लगता है, आज जो स्थिति है वो अच्छी है, आज भी महिलाएं दिल्ली में सुरक्षित हैं? मैम काफ़ी कुछ तो हमारी पुलिस की, जो दिल्ली पुलिस है, वो अपना बेस्ट करने की कोशिश करती है। और हमेशा उन्होंने महिलाओं के ऊपर और बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा उनकी जो रहता है कि वो उनको अच्छे से प्रोटेक्ट करें और उनको लुक आफ्टर करें। स्थिति होती है ख़राब, मैं ये नहीं कहती कि कोई क्राइम नहीं होता बच्चियों के साथ, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पुलिस स्ट्रेंथ उस हिसाब से उतनी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। तो बच्चियों को खुद भी, मैं ये इसीलिए हम लोग सेल्फ़ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं। मैंने 35,000 अपने टेन्योर में, मैंने 35,000 बच्चियों को जो सेल्फ़ डिफेंस की ट्रेनिंग जगह जगह स्कूलों में, कॉलेजों में जाकर, उनके जैसे पीजीज़ में लड़कियाँ काम करती हैं या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के थ्रू जाकर मोहल्लों में ट्रेनिंग दिलवाई, ताकि वो इस तरह का जो रोज़मर्रा का जो क्राइम है, जैसे उनके साथ स्टॉकिंग होती है, यूटीजिंग होती है, या फिर ये कहिए कि कोई रॉबरी या स्नैचिंग जैसी कोई इंसिडेंट होता है, उन चीज़ों से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। तो काफ़ी कुछ खुद भी महिलाएं जो है वो अपने आप को सक्षम बनाकर इस तरह की प्रॉब्लम से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हैं, और वो करना भी चाहिए। लड़कियों को ख़ासतौर से अपने आप को इतना सक्षम ज़रूर बनाना चाहिए कि वो इस तरह के क्राइम से अपने आप को सुरक्षा के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम खुद भी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि पुलिस हर कोने पर, हर एक जगह पर पुलिस आपको अवेलेबल नहीं मिल सकती है। आज की डेट में जैसे सीसीटीवी कैमरास बहुत ज़्यादा लगाए गए हैं ताकि कोई भी क्राइम होता है तो उसका पता लग सके। जगह जगह हम जैसे हमारी पीसीआर वैन्स में हमने लड़कियां अपनी डिप्लॉय की हैं, बसेस में हम लोग कोशिश करते हैं कि सेल्फ जो हम लोग लड़कियों को वहाँ पर भी रखें, ताकि जब भी कोई ज़रूरत है, मेट्रो में जैसे हर जगह, हर एक पुलिस स्टेशन में हमने ये प्रोविज़न किया है कि वो महिला डेस्क बनाए हैं ताकि जाके लड़कियां अपनी आराम से अपनी रिपोर्ट को लिखा सके अगर किसी के साथ कोई हादसा होता है तो। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि हर महिला को, क्योंकि जिस टाइम इंसिडेंट होता है ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर उस टाइम पुलिस अवेलेबल हो, तो अगर खुद को वो स्ट्रेंथन करती हैं तो और ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकती हैं, वो अपने आप को भी और औरों को भी प्रोटेक्ट कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने सुना, आज हमारे साथ मौजूद थी दिल्ली की एसीपी सुरेंद्रजीत कौर, जिन्होंने 200 से ज़्यादा बच्चियों को बचाया है। इनकी कहानी वाकई लाजवाब थी। हर किसी को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इन खबर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।